हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जो हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है। इन प्रश्नों का आज के वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन लघुतरीय प्रश्न। तो आज हम लोग टोटल लघुतरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग बने रहें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले का चैप्टर हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। आप लोग चैनल पे जा करके देखेंगे तो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप इजीली उसको देख सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो ये आपके बुक में से ही लिखना है और आपको बुक में कहाँ दिया गया है इसको भी हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। तो आप खुद से भी उसको लिख सकते हैं अपने बुक के माध्यम से भी। तो चलिए हम आपको बुक में दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे पेज नंबर आप आ जाइए 69 पे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आप इजीली यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं उसको आप लिख लीजिए। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को बता देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व हो गए। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहां से कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G, इसको सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G को सार्वत्रिक नियतांक इसलिए कहा जाता है कि G का मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक होता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक G है उसको सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप यहाँ से समझ पाए होंगे और इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिख लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके बुक में ही दिया गया है। तो आप इसको इजीली तरीके से सोल्व कर लीजिए देख करके। सिर्फ हम आपको समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे हम आपको यहाँ पे फिगर में समझाना चाहें तो जैसे ए एक वस्तु है और बी वस्तु है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच यदि लग रहा है तो फर्स्ट नंबर में एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। यानी मान लीजिए यहाँ पे अगर हम आपको समझाना चाहें तो इसका द्रव्यमान दोगुना कर दें तो क्या होगा। तो जैसे ही आप वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर में लिखा है कि इसे दोगुना जब द्रव्यमान कीजिएगा तो उनका दूरी भी दोगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देने पर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में कहता है कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दें। तो वस्तुओं के बीच की जब दूरी दुगनी कर देंगे तो 1/4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। फिर उसके बाद कहता है कि वस्तुओं के बीच की दूरी तिगुनी कर देंगे। तो जैसे जैसे आप तिगुनी करते जाएंगे, 4 गुनी करते जाएंगे तो उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये 2 गुना है तो जब इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/2 होगा। और जब इसको 3 गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता जाएगा, यानी वो बढ़ता जाएगा। और इस कंडीशन में उसकी जो दूरी आ जाएगी वो अलग आ जाएगी। आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। देखिए इसका सारा के सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया गया है। आप इसमें से ही आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको कोई बरगलाता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, यानी इसके महत्व को बताना है कि आखिर इसका जो नियम आया इससे हम लोगों को फायदा क्या होता है, क्या इसका महत्व है फ्यूचर में, तो इन चीज़ों को आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बुक के माध्यम से दिखाते हैं। आपको बुक में एक पेज पे ले चलते हैं, जो इसमें दिया गया है उसको आपको राइट कर लेना है, लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है। ये जो रेड लाइट में आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है। तो ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं चारों पॉइंट्स को लिखना है। अब आप इसको आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं, जैसे आप 2 पॉइंट भी लिख करके समझा सकते हैं, 4 पॉइंट भी लिख करके समझा पाएंगे। तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कितने पॉइंट में लिखना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं। देखिए फर्स्ट में कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब पृथ्वी से बंधे होते हैं। तो ये इसकी क्या है, महत्व है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, सभी वस्तु एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से मतलब डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण ही ऐसा होता है। फिर सेकंड में देखिए लिखता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार जैसे पथ पर घूमता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उपग्रह भी उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ये सभी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का ही महत्व है। तो ये चारों चीज़ को आप फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और नहीं तो आपके पास बुक है तो आप बुक के माध्यम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन नंबर कहता है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। कहता है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। तो देखिए आप इसका इजी तरीके से आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो वस्तु का त्वरण, आप समझ पा रहे होंगे कि वस्तु का त्वरण क्या होता है। हमने आपको गति वाले चैप्टर में समझा दिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था आपको जब क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे। तो यहाँ पे जो वस्तु का त्वरण होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है ना, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, और यही रीजन है कि जो भारी वस्तु है वो हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरता है। दोनों अच्छे समय यानी कि अपने ही टाइम से वो नीचे गिरते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको संकेत में भी लिखा था कि चूंकि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर GM बटा R स्क्वायर वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए अधिक द्रव्यमान की वस्तु भारी वस्तु जिसको भारी वस्तु भी कह सकते हैं, वो कम द्रव्यमान की वस्तु अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा वो तेजी से गति नहीं कर पाती है, बल्कि दोनों साथ साथ गिर जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको फिर से समझिए। कहता है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो इसके देखिए इसका संकेत में जो दिया गया है ना, यही उत्तर होगा। तो देखिए उत्तर में आपको कैसे लिखना, उत्तर लिख करके लिखना है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक है, इसलिए हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर नहीं गति करते नहीं देख पाते हैं। और यही रीजन है
कि ये जो पृथ्वी है वो चंद्रमा की ओर गति नहीं कर पाता है। जब हम लोग देख नहीं पाते हैं तो वो तो कर नहीं पाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग देखेंगे कैसे, तो हम लोग जो देखते हैं ना वो अपने बुक के माध्यम से, अपने पढ़ाई के माध्यम से देखेंगे, और इसको लैब में देखा जा सकता है। खैर आपके पास तो इस तरह की सुविधा है नहीं, और मेरे पास भी सुविधा नहीं कि हम आपको दिखा सकें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आपके बुक में ही, तो आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए और आप लोग इसे नोट करते भी चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब इसका आंसर लिखिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे द्रव्यमान और भार में अंतर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी इसका आंसर को लिख सकते हैं। देखिए लिखा है कि द्रव्यमान वस्तु में द्रव्य यानी पदार्थ की मात्रा होता है, उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। जबकि जो भार होता है वो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी भार बराबर, आप एक फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण। कौन सा त्वरण? तो गुरुत्वीय त्वरण। ये डिफरेंस है भार और द्रव्यमान में। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है और यह एक अदिश राशि है, जबकि भार में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और ये एक सदिश राशि है। तो ये इन दोनों में अंतर है, एक सदिश है तो एक अदिश है। द्रव्यमान को दंड तुला से मापा जा सकता है। आप लोग दंड तुला नहीं देखे हैं तो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। ये आपका दंड तुला है, ठीक है, ये आपका क्या है? दंड तुला, जिसको आप तराजू भी कह सकते हैं। तो ये आपका दंड तुला से आप इसे माप सकते हैं। जबकि भार जो है वो कमानीदार तुला से मापा जाता है। जो भार है वो किससे मापा जाता है? वो कमानीदार तुला से मापा जाता है। और भी इसके डिफरेंसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम होता है, और भार का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। ये सब डिफरेंस है, ये सब अंतर है। आप इस अंतर को लिख लीजिए, आपका आंसर एकदम एकदम सटीक और बहुत ही अच्छे ढंग का होगा, क्योंकि आपको इस बुक के अकॉर्डिंग ही लिखना है, कुछ अलग से लिखना नहीं है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने कर लिया था। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन यही है कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण g के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण gm होता है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ge होता है, और इसका एक क्या होता है? 1/6 गुना होता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार के 1/6 गुना के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा होने का मेन रीजन आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक व्यक्ति एम है जो अपने मित्र एन के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना खरीदकर उससे विषुवत वृत्त के पास रहने वाले एन को देता है। क्या एन खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, और यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर भी आपको इसी क्वेश्चंस के नीचे संकेत में दिया गया है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि पृथ्वी के जो ध्रुव है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से क्या होता है? अधिक होता है। यानी कहने का इसका मतलब क्या है, आप समझिए जरा सा, कि किसी वस्तु का जो ध्रुव पर द्रव्यमान होगा ना, या जो ध्रुव पर मान होगा ना, वो गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है? अधिक होता है। अतः कुछ द्रव्यमान के सोने का भार ध्रुव की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए जो एन दोस्त है या एन फ्रेंड है वो सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा।
आप समझ पाए होंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, एक जगह भार बराबर होगा और एक जगह भार कम होगा। तो इसके वजह से जो लेने वाले दोस्त हैं ना उनके पास भार कम हो जाएगा, इसलिए वो सोना से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह कहेगा कि आपने जो सोना दिया है वो कम दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आते हैं। 10 कहता है कि एक पतली परंतु मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए उत्तर में यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम पतली डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाते हैं तो बैग का सारा भार हमारे हाथ पर पतली डोरी के बहुत कम क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, ठीक है, जिससे हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है। इसलिए जो पतली डोरी के पट्टे से भारी बैग है उसको उठाना कष्टकार होता है और कठिन भी होता है। तो आपको जस्ट हूबहू आंसर लिख देना है, यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगानी है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ क्षेत्रफल में कमी के कारण हमारे हाथ पर भार ज़्यादा पड़ रहा है और इसके वजह से हम लोग उसे उठाने में हम लोगों को कठिनाई होती है, भार पड़ता है, इसका यही रीजन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक भारी बक्से को पतले तार के बने हत्थे से ले जाने पर कठिन होता है, पर लकड़ी या प्लास्टिक के चौड़े हत्थे से ले जाना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी वही रीजन है, यहाँ पे क्षेत्रफल कम और बराबर की वजह से, यहाँ कम और ज़्यादा की वजह से ये सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो आप इसका भी उत्तर इसी तरीके से लिख लीजिए जो आपको इस बुक में संकेत में दिया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। जो उत्प्लावकता है उससे आप क्या समझते हैं? तो इस उत्प्लावकता में क्या होता है ना, किसी वस्तु उत्प्लावित होता है यानी वो ऊपर की ओर पानी में क्या होगा, तैरते रहेगा, पूर्णतः या अंशतः डूब करके। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक ऐसा बल लगता है जिसके कारण उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है और इस ऊपरी मुखी बल को उस वस्तु पर द्रव की उत्प्लावकता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उत्प्लावकता बोलते हैं। तो आप इजीली इस तरह से आंसर इसका लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, यानी आर्किमिडीज महोदय ने जो सिद्धांत दिए थे वो क्या दिए थे, इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पेज पर, पेज नंबर 69 पे। आप लोग खुद से भी इसका निकाल सकते हैं पेज नंबर 69 पे। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को लिख दीजिए। देखिए कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है और वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के वो बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 14 कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है, इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे इसका उत्तर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु डूबती या तैरती है। कोई वस्तु क्या करती है? डूबती या तैरती है। इसका मुख्य कारण घनत्व है।
इसका मुख्य कारण क्या है? घनत्व है। आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु पानी के ऊपरी सतह पर डूबती या तैरती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो आप ऑप्शन में घनत्व वाले पॉइंट को क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे, या घनत्व वाले पॉइंट को आप टिक आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल बताया है, तो आइए डिटेल को भी समझते हैं। हमने लिखा है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तो वह डूबता हुआ तैरता है, और यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वह वस्तु पानी में डूब जाता है। आप समझ पाए होंगे डूबता हुआ तैरता क्यों है और वो डूब क्यों जाता है, ये दोनों कंक्लूजन हमने यहाँ पे आपको बताया है। डूबने का पीछे का रीजन है कि पानी के घनत्व से कम होना वस्तु का घनत्व, और पानी के घनत्व से यदि वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? पानी में डूब जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कहता है, इसको भी जरा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कहता है कि पिंड के भार को क्या होता है? पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाता है? तो यहाँ पे उसका आंसर भी लिखा है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तब उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है जो ऊपर की ओर कार्य करता है, और इस बल के कारण पिंड के भार में हानि आती है। हानि के मतलब उसके भार में कमी आ जाएगी। जैसे पानी में कोई भी वस्तु जाता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें भार नहीं है या भार न के बराबर है, और उससे हम लोग आसानी से जब ऊपर खींचने लगते हैं तो फिर से वो बल लगने लग जाता है। तो समझ पाते हैं कि ये पानी में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि पिंड के भार में हानि होती है, और पिंड के भार में यह हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जब कोई पिंड को डुबाते हैं तो वो हल्का लगता है, और जब उसे हम लोग ऊपर करते हैं तो वो वजनदार हो जाता है, यानी उसमें बल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 48 kg नोट करते हैं। यानी कोई भी आप तुला ले लीजिए, आप एक तुला पर, तुला का मतलब होता है तराजू। ठीक है, तो एक तराजू पर आप क्या करते हैं? अपना खुद का वजन जब तौलते हैं तो वो 48 किलो बताता है। क्या आपका द्रव्यमान ठीक 48 kg ही है या उससे थोड़ा कम या अधिक है? देखिए जब आप किसी भी तराजू पर अपना वजन को मापते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे हवा भी तौला जाता है, और इस कंडीशन से हम यहाँ पे उसके जो हमारा वास्तविक भार है और जो तुला पे तौला गया भार है उससे थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए इसको डिटेल से हम आपको पढ़ते हैं और समझाते हैं। देखिए लिखा है, हमारा द्रव्यमान 48 kg से कुछ अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? कि जब हम किसी वस्तु को तुला के पलड़े पर रखकर तौलते हैं तो उस समय कुछ हवा विस्थापित हो जाती है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत से वस्तु द्वारा जो हटाए गए हवा हैं, हवा के बराबर के भार का उत्प्लावन बल वस्तु पर ऊपर की ओर लगेगा। इससे वस्तु के भार में कुछ कमी आएगी। अतः तुला के द्वारा दिया गया द्रव्यमान 48 kg हमारे वास्तविक जो द्रव्यमान है उससे थोड़ा सा कम होगा। तो उम्मीद करते हैं इसका भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि आपके पास एक रुई का बोरा है तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 10 kg दर्शाते हैं। क्या दोनों के वास्तविक भार बराबर हैं? यदि नहीं तो दोनों में कौन भारी है और ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे दिया गया है, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए कहता है कि तुला के दोनों पलड़ों पर रखे रुई के बोरे और लोहे की छड़ के भार बराबर नहीं है,
क्यों नहीं बराबर हैं? क्योंकि रुई का जो वास्तविक भार है वो लोहे के छड़ के वास्तविक भार से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लोहे का जो आकार है वो कम है और जो रुई का आकार है वो ज़्यादा है। इसके वजह से रुई जो है वो हवा को ज़्यादा विस्थापित कर दे रहा है और जो लोहा है वो हवा को कम विस्थापित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कारण क्या है? तो इस कारण का भी यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है। हमने लिखा है कि रुई की अपेक्षा लोहे का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, अतः लगभग समान द्रव्यमान के रुई और लोहे में रुई का आयतन लोहे के अपेक्षा बहुत अधिक होगा। इसलिए एक पलड़े पर रखा हुआ रुई का बोरा दूसरे पलड़े पर रखे लोहे की छड़ की तुलना में बहुत अधिक हवा को विस्थापित करेगा, जैसा हमने आपको अभी समझाया था। ठीक है, और आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है उससे कहा जाता है कि रुई के बोरे पर लोहे की छड़ की तुलना में अधिक उत्प्लावक बल लगता है और ऊपर की ओर रुई के बोरे पर अधिक उत्प्लावन बल लगते हुए भी तुला के पलड़े संतुलित हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रुई के बोरे का द्रव्यमान लोहे के छड़ के द्रव्यमान से कुछ अधिक है, तभी तो वो दोनों बराबर हैं। और यदि बराबर नहीं होता तो वहां पे देखा जाता कि रुई का जो घनत्व है वो लोहे के घनत्व से कम है, लेकिन यहाँ पे जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि जो रुई का घनत्व है वो लोहे के घनत्व से अधिक है। तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे, आप इसको लिख पाएंगे अपने शब्दों में तो बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लोहे के कील पानी में तैरता है, परंतु लोहे के कील पानी नहीं है, पारा लिखा है, पारा। तो लोहे के कील पारे में तैरता है परंतु पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है कि जो लोहे का घनत्व होता है वो पारे के घनत्व से क्या होता है? लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। देखिए यहाँ पर 7.8 गुने 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर है, प्रति घन मीटर है। तो आप ऐसे लिखिए कि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। जब लोहे के कील को पानी में जिसका घनत्व इतना होता है तो डुबाया जाता है, तब उसके द्वारा जो विस्थापित द्रव है वो विस्थापित द्रव का भार कील के भार से कम होता है। जब कील के भार से कम होगा तो वो पानी में डूब जाएगा। और यहाँ पे देखिए कील का भार लोहे का जो घनत्व है इसके भार से बहुत कम है। ठीक है, और इसी के वजह से ऐसा होता है। आप इस सारे चीज़ों को लिख दीजिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बचता है हम लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो हम लोग इसको अगले वाले वीडियो में सोल्व करेंगे। आप लोग बने रहे चैनल पे। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।